नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने लाने जा रहा हूं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है आपके लिए, इस सवालों को जरूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आप लोगों में से जो सारे सवाल एक साथ कर देगा उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। अगर ना भी आया तो फिर मैं बता दूं, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये देने पड़ेंगे आप ही को। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वीडियो में। आपको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले गवर्नर का नाम बताना है। अच्छा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों है और सब कुछ क्लियर दिख रहा है। 480p में देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि भैया लॉकडाउन के टाइम पे जो लोग बात नहीं मान रहे थे पुलिस की या फिर पब्लिक जो ऑर्डर निकला था, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे थे, उनके खिलाफ कौन सा ऐसा सेक्शन था आईपीसी का जो बहुत बार इंपोज किया गया था? जल्दी से बताइए। सेक्शन 188 था, कौन सा था? 188, 189, 190, 200। अच्छा, एक ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सेक्शन 505 आईपीसी का ये डर अगर आप फैला रहे थे लॉकडाउन टाइम तो उसलिए इंपोज किया गया था। सेक्शन 52 मतलब अगर आप फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि आप जो है कोविड ठीक कर देंगे, उसके लिए जनता कर्फ्यू। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल छांट छांट के लाया हूं, ये बिल्कुल आएगा जरूर। वनडे एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस में पूछते हैं इसे। 22 मार्च को हुआ था जनता कर्फ्यू, 14 घंटे के लिए हुआ था। पहला लॉकडाउन लगाया गया था 24 मार्च को 21 दिन के लिए, ठीक है। बाकी आप जानते हैं। बाकी बताइए कितने फेज हुए हैं लॉकडाउन के अभी तक और किस किस डेट को किया गया है। अच्छा, एक आपसे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है मुझे कि पहला स्टेट कौन सा था ऐसा इंडिया का जिसने, जब WHO ने डिक्लेयर कर दिया था पैंडेमिक कोविड को, तो उसने सबसे पहले एपिडेमिक डिसीजेज जो रेगुलेशन था ये पूरा कोविड का, वो यहाँ पे नोटिफाई किया था। कौन सा ऐसा स्टेट था पहला? ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा स्टेट था पहला जिसने, जब WHO ने डिक्लेयर कर दिया तो इसने एपिडेमिक डिसीजेज 2000 ये कोविड 19 रेगुलेशन पूरा जो है गाइडलाइन जारी कर दी थी? ऐसा कौन सा स्टेट था? एक और इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि ये बताइए लॉकडाउन जब अभी पूरा लगा है, पहली बात तो किस एक्ट के तहत लगाया गया था? इसका क्वेश्चन मुझे पता है 99% लोग इसका गलत जवाब देंगे। अगर आप सही दे पाते हैं तो बताइएगा जरूर। और लॉकडाउन के टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर जो बाद में बनाए गए थे वो कौन कौन से ऐसे प्रोविजन यूज किए गए? जल्दी से बताइए कमेंट करके, पूरा डिटेल में बताइएगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जम्मू कश्मीर बना था 5 अगस्त, सॉरी, जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला बिल था ये आया था 5 अगस्त 2019 को। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये सारी चीजें इसके बारे में है, फैक्चुअल चीजें बस मैं ला रहा हूं यहाँ पे। पहली बात तो इस बिल का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब क्या है, जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। ये जो है कैसा दिखता है ये भी आप देख सकते हैं, इस तरह से है ये, ठीक है। तो ये है इसका मैप। ये वाला पूरा एरिया जो है पूरा लद्दाख है और इधर वाला पूरा जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आप समझिए। अभी क्या क्या है, पहली बात तो ये कि किसने इस बिल को पेश किया था? अमित शाह जी ने किया था, जो कि इस समय हमारे होम मिनिस्टर हैं। 5 अगस्त को ये किया गया था आपका राज्यसभा में, 6 अगस्त को पास हो गया ये लोकसभा से, 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट असेंट मिल गया। लेकिन ये इफेक्टिव कब से माना गया? 31 अक्टूबर 2019। ये डेट रट्टी होनी चाहिए। 5 अगस्त 2020 भी क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बताइएगा, ये आप जानते ही हैं। 5 अगस्त को ही जो है काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्या क्या स्थिति है इस समय? देखिए, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1 है। राज्यसभा की जम्मू कश्मीर में 4 है, लद्दाख में 0 है। विधानसभा जो है जम्मू कश्मीर की वो आर्टिकल 239A के तहत ही इसमें भी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होंगे उन्हीं के हिसाब से चलेगा सब कुछ, उनके साथ मतलब यहाँ पे विधानसभा भी होगी। जैसे दिल्ली में सिस्टम है, जैसे पुडुचेरी में, वो ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल बात ये है। इस समय 108 सीटें हैं, 114 हो जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद। 24 वैकेंट रखी जा रही हैं अभी। जब हम लोग पीओके भी अपना वापस ले लेंगे, जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है, तो अभी थोड़े दिन में जब हम लोग पीओके भी वापस ले लेंगे तब इसमें जो है ये 24 वाली फिल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये है अभी तक का स्टेटस। और बिल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? अमित शाह जी ने। पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग 5-6 को ही थी। उसके बाद का तो आप जानते ही हैं, अब कोई जो है वहां पे अलग झंडा नहीं फहरा सकता है, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जितने भी सेंट्रल लॉज थे अभी तक एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर याद करना पड़ता था, अब वो इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर है, मतलब अप्लाई टू ऑल इंडिया है, ठीक। तो कोई सेपरेट ऐसा लॉ नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। कोई इंडियन सिटीजन तो दूसरे स्टेट के हैं वो भी लैंड और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई नया झंडा नहीं लगेगा। इलेक्शन 5 साल के बाद होगा। इवन 360 के अंडर ये जो सेंटर है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। पुलिस को जो है आपका पुलिस, पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सब जो है आपका सेंटर ही यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में देख लीजिए। ईपीए, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ईपीए 1986, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, उसके बाद बनाया गया था। अच्छा, ये बताइए भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये आपको बताना है। ये बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछते हैं इस सवाल को, पता नहीं क्यों, इतना प्यारा सवाल है ये, जो भी है लेकिन है ऐसा ही। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था ये आपको याद होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हुआ था इनेक्टेड और कमेंस हुआ था 1 जुलाई
1989, मतलब कि पूरी तरह से लागू हुआ था 1 जुलाई 1989। अप्लीकेबल है ऑल इंडिया में, ठीक है। ईपीए भी अब जम्मू में कश्मीर जब से वो हो गया है तब अब सारे लॉ अप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन राइट्स जो है प्रोटेक्शन 1993, और इसी का एक अमेंडमेंट आया था 2019 में। उसमें क्या किया था कि पहले जो इनके चेयरमैन थे वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते थे, फिर बता दिया कि भैया जज भी कोई जो है वो बन सकता है। ऐसे ही जो इसके तहत जो एनएचआरसी होता है और आपका एक एसएचआरसी होता है, उसमें चेयरमैन की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही एसएचआरसी में पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनते थे, अब उसमें बोल दिया कि जज भी बनेंगे। दूसरी बात, इनका जो वो वाला है आपका, ये कितने टाइम पीरियड है, वो पहले 5 साल या फिर जो है 70 साल जो पहले आता था, अब वो 3 साल कर दिए। प्लस और भी कुछ कुछ यहाँ चेंजेस कर दिए, वो सब डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिए 2019 में ये आया था। आईटी एक्ट कब आया था, ये डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि भैया आया कब था। तो 2000 में आईटी एक्ट आया था, 17 अक्टूबर 2000 से ये पूरी तरह से लागू हो गया था। इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 में, और ये लागू कब से हो गया था, 1 अप्रैल 1962 से। आईपीसी वाला 1862 से लागू है, ध्यान रखिएगा, आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। सीआरपीसी 1973 में एक्ट में आया था ये, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 से। ये डेट रटनी है आपको, कई बार वनडे एग्जाम में पूछते हैं क्या करा जाए। आईपीसी वाला ये यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई में आता है ये सब, ठीक है। आईपीसी 1860, ये लागू कब से हुआ, 1862 से, 1 जनवरी से। सीआरपीसी 1973 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ, ठीक है। फिर उसी चीज़ों को और थोड़ा ठीक से लिखा है। ईपीए जो है आपका राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 23 मई 1986 को, 23 नवंबर 1986 से पूरा हो गया। इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अम्ब्रेला एक्ट किसको बोलते हैं, ईपीए को, ठीक। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मैंने एक साथ लिख दी हैं। 1972 में आया था ये, और ये आपका 9 सितंबर 1972 से लागू हुआ। इसमें 2006 में एक अमेंडमेंट करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसको लॉ के थ्रू बनाया गया है। एनजीटी 2010 में बना था, इसका एक अलग एक्ट था, और 18 ये अक्टूबर 2010 से लागू हुआ। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मैंने लिखी हैं सब, सारी इससे रिलेटेड नहीं, ध्यान रखिएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1962 में बनी थी। हेड क्वार्टर पहले इसका चेन्नई था, फिर बल्लभगढ़ कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेटेस्ट अभी किया गया था। और ये किस एक्ट के तहत बनी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे, ये जो है आपकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के थ्रू बनाई गई है। और ये किस एक्ट के थ्रू बनाई गई, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974। फिर एक और है स्टैट्यूटरी बॉडी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक्ट के थ्रू बनाई गई है, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38Z के तहत बनाई गई है। SC/ST वाला एक कानून आया था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, 11 सितंबर 1989 को पास हुआ था, पूरी तरह से इंडिया में लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को, ठीक है। उसी में फिर एक अमेंडमेंट आ गया था 2016 में, वो लागू कब से हुआ, पूरी तरह से 26 जनवरी 2016 को। मोटर व्हीकल वाला मैं बता चुका हूं आपको, 1988 में आया था, पूरी तरह से लागू हुआ 1 जुलाई 1989। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था, 31 दिसंबर 2015 को ये जो है पास हुआ, फाइनली असेंट मिली, और 15 जनवरी 2016 से पूरी तरह से लागू है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है आपका 1988 में आया, पूरी तरह से लागू हुआ 12 सितंबर 1988 से। और आरटीआई एक्ट आया 15 जून 2005 को, और पूरी तरह से लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 28 सितंबर 1993 से लागू हो गया। फिर ये जो आपका है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये हुआ है लागू आपका 26 अक्टूबर 2006 से। ये इनकम टैक्स एक्ट मैंने बताया आपको 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है। आईटी एक्ट आ गया था 2000 में, और ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 से। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो था आपका, ये आया था 2013 में, और पूरी तरह से लागू हुआ 1 जनवरी 2014 में, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया आपका, ये 1980 में आया था, लागू हुआ था 27 दिसंबर 1980, ठीक है। सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करके @study for civil services में जाके, या फिर इसी डायरेक्टली एड्रेस से आप यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कई सारी पिक मैं यहाँ पे लगातार शेयर कर रहा हूँ, और कई सारी जो है और भी करूंगा लगातार। इस वीडियो की PDF चाहिए तो 3000 लाइक्स का टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जल्दी से। समझ सकते हैं आप रेमिटेंस का क्या मतलब होता है। रेमिटेंस का मतलब भैया जो देश के प्रवासी होते हैं वो कितना पैसा भेजते हैं, तो उसमें नंबर 1 पे इंडिया है, फिर चाइना है, मैक्सिको। मतलब इंडियंस जो रहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा भेजते हैं कोई भी देश में, अगर देखा जाए कोई भी देश के नागरिक, तो इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है। ये $70 बिलियन के आसपास रहता है, 65 से 75 के आसपास रहता है ये। नंबर 2 पे चाइनीज लोग भेजते हैं, नंबर 3 पे मैक्सिको। अब देखिए ये जो है आपका रेमिटेंस टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया, इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे ज्यादा किस देश में रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं उन्होंने पैसे भेजा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, यूएई से, फिर यूएसए से, फिर सऊदी अरबिया से। रेमिटेंस इंडिया से किस देश में सबसे ज्यादा जाता है, तो ये अगर आप देखेंगे तो भैया बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जाता है, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका। फिर टूरिज्म का अगर देखें तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां पे आते हैं, अराइवल का क्या मतलब हो गया, अराइवल डेस्टिनेशन कौन सा है, फ्रांस में आते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट, फ्रांस, स्पेन और यूएस। लेकिन सबसे ज्यादा अर्निंग कौन करता है, पैसा कौन छापता है, तो
तो सबसे ज़्यादा पैसा छापता है यूएसए, फ्रांस और स्पेन। ठीक है। और टूरिज्म जो है आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कौन सी कंट्री से इंडिया में आता है, इंडिया में कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा टूरिज्म, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ के आते हैं, वो बांग्लादेश के आते हैं, फिर यूएसए और यूके। ठीक। अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट में जाते हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट ज्यादातर कहां जाते हैं, तमिलनाडु, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हमारा यूपी है। ठीक है। अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में जाएंगे, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी में। और डोमेस्टिक टूरिज्म जो होता है विद इन इंडिया, वो किस स्टेट में ट्रेवल करते हैं, तो भैया सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है, फिर यूपी है, फिर कर्नाटक है। ठीक है। इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज जो है अगर आप देखेंगे 5 जून 2020 को $501 बिलियन था ये। ठीक। इकोनॉमिक सर्वे 2019 के अराउंड के अकॉर्डिंग $461 बिलियन था। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था हमारा, ये 1.5% ऑफ जीडीपी था 2019-20 के में। ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ये पिक इतनी शानदार बनाई जाती है, आप देखिए इसको चाहे जितना जूम कर ले इसका पिक्सल नहीं फटेगा। ठीक है। तो इसका पेट नहीं फटेगा, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया के, अच्छा ये बताइए इंडिया में जो है सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है, तो भैया करता है यूएसए को। और यहां से ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, समझ रहे हैं। तो इनसे रिलेशन रखना ज्यादा फायदेमंद है। यूएई में भी हम सब सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड सरप्लस है। तीसरा है चाइना, आप जानते हैं चाइना के साथ क्या हो रहा है, CKMKB। ठीक है। अब इसमें जो है समझ लेना जिसको जो समझना हो। नंबर 3 पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। और इंपोर्ट की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, यूएसए से करता है, यूएई से करता है। चाइना से इंपोर्ट में हम इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि बहुत सारी इंडस्ट्री, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट जो होते हैं वो सब चाइना से ही आते हैं। अब ये जो चाइनीज बाइकआउट है हम पूरी तरह से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भैया हम खुद ही डिपेंडेंट हैं। आप बताइए क्या कैसे मेजर लेने चाहिए चाइना जैसी कंट्रियों को जो है सबक सिखाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया में कौन सी कम्युनिटी की जाती है, भैया ये तो पेट्रोलियम क्रूड है, फिर गोल्ड है, फिर पर्ल, प्रेशियस और ये जो है सेमी प्रेशियस स्टोन है। ठीक। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कौन सी कम्युनिटी करते हैं, तो वो हम पेट्रोलियम क्रूड करते हैं। ठीक है। फिर पर्ल और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन करते हैं, और नंबर 3 पे गोल्ड करते हैं। ठीक। तो इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड है, और एक्सपोर्ट में भी रिफाइंड जो करके रिफाइनरी जो है वो भेजती है पेट्रोलियम क्रूड। कॉमर्शियल सेक्टर के इंपोर्ट में नंबर 1 पे यूएसए है, इंडिया की पोजीशन 13 है। कॉमर्शियल सेक्टर के एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 पे यूएसए है, और आपका ये नंबर 7 पे है यहाँ पे इंडिया। ठीक है। टॉप सब्सिडी की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट किसको देती है, फूड, फिर फर्टिलाइजर, फिर पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा अभी भी फूड को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एफडीआई इंडिया में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ पे से आता है, सिंगापुर, फिर मॉरिशस और फिर नीदरलैंड। सेक्टर वाइज किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है ये आपका एफडीआई, सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन में। पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की है, गोवा, दिल्ली और सिक्किम। सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट कौन सा है, जल्दी से आप नाम बताइए, मतलब सब पर कैपिटा इनकम सबसे कम किसकी है, किस स्टेट की। एक क्वेश्चन का ये आपको नाम बताना है, प्लस अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा लगता है कि अपडेट करने की जरूरत है, कोई फैक्ट गलत हो गया, जल्दी से बताइए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। देखिए ये हमारा टेलीग्राम में ऑफिशियल चैनल है @study for civil services, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी पिक यहीं पे दी जा रही हैं। ठीक है।